पार्ट देख ली थी, इलेक्टोरल कॉलेज देख लिया था। अब अपन आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख लिए कैसे करेंगे। फिर कितने टाइम तक के लिए इलेक्टेड रहेंगे वो, उनका टर्म वगैरह देखेंगे। 55 हो गया था, 56 से देखेंगे अपन कितने टर्म के लिए रहेंगे। उनका रहेगा 5 साल। ठीक है। किस डेट से ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो जिस दिन इलेक्शन जीत रहे हैं वो नहीं देखेंगे अपन, किस दिन से वो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं वो दिन देखा जाता है। और फिर ख़त्म कैसे होगा, मतलब 5 साल का है तो 5 साल के बाद अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, या फिर और तरीके हैं अलग अलग कि प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन कर सकता है बाय राइटिंग। किसको दे के, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। ये यहाँ पे तुम लोग के लिए एक सजेशन रहेगा मेरा कि एक ऐसे टेबल बना लेना 4 5 करके, जिसमें ऑफिस रहेगा इसमें कि किसका, जैसे अभी अपन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर उनका टेन्योर कितने का रहेगा, 10 साल का, यहाँ पे 5 साल। रेजिग्नेशन किसको मिलेगा, टू होम, यहाँ पे जैसे वाइस प्रेसिडेंट है इनके में, है ना। और ओथ और एफर्मेशन कौन किसको देते हैं। ठीक है। जैसे ये रेजिग्नेशन तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, पर अपन आगे बढ़ेंगे कि जो ओथ होती है वो सीजीआई साहब लेते हैं, सीजीआई या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज। तो ऐसे ही हर किसी के लिए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट और जो भी आते जाएंगे उनके लिए टेबल बना लोगे तो बाद में रिवीजन के लिए आसान रहेगा तुमको। ठीक है। यहाँ पे देख लिया, या एक तरीका है, या तो रिज़ाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को दे के। दूसरा है कि उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, मतलब उनको हटाया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा। कैसे, किस ग्राउंड पे, एक ही ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी काम करेगा प्रेसिडेंट तो उसको उनको हटाया जा सकता है, जिसका प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 61 के अंदर दिया है। ग्राउंड यहाँ पे है और प्रोसीजर यहाँ पे ग्राउंड फिर से भी मेंशन किया गया आगे भी। फिर जो उनका 5 साल का टेन्योर ख़त्म होगा उसके बाद भी वो ऑफिस में बने रहेंगे। कब तक, जब तक उनके सक्सेसर जो हैं वो अपॉइंट नहीं हो जाते। यहाँ पे लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, 5 साल का है। फिर कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, उनके आने तक रहेगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट को जो भी रेजिग्नेशन दिया जाएगा वो तुरंत के तुरंत हाउस ऑफ पीपल, जिसको अपन लोकसभा बोलते हैं, उनके जो स्पीकर होता है उनको दिया जाएगा तुरंत से वाइस प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है। यहाँ पे टेन्योर हो गया 5 साल का, और कैसे उनका टेन्योर ख़त्म होगा वो भी दे दिया। फिर एक बार अगर उनका टेन्योर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। अ पर्सन हु होल्ड्स हैज़ हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट shall subject to the other provisions of this constitution be eligible for re-election to that office। तो यहाँ पे बस बता दिया कि एलिजिबिलिटी रहेगी री इलेक्शन के लिए, बट एक कंडीशन रहेगी कि बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को भी कंसिडर रखना पड़ेगा। जो करेंटली होल्ड कर रहा है वो, जो अभी प्रेसिडेंट है वो भी कर सकता है, और जो पहले रह चुके प्रेसिडेंट वो दोनों एलिजिबल होंगे री इलेक्शन के लिए। ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी, 4 क्वालिफिकेशंस हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है ही ऑलमोस्ट हर पोस्ट के लिए इंडिया में। फिर उनकी 35 की एज हो जानी चाहिए कंप्लीट। यहाँ पे अपन ने जो टेबल की बात करी थी, यहाँ पे एज वाला एक कॉलम भी बना सकते हो कि एज कितनी चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि अलग अलग आ जाती है। 35 भी है, 30 भी है, और कुछ में 25 भी है, तो अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर उनको क्वालिफाइड होना पड़ेगा मेंबर बनने के लिए, किसके, हाउस ऑफ पीपल के लिए, लोकसभा के लिए। इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि लोकसभा का क्वालिफाइड हो। फिर अगर उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करना चाहिए, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए। बट इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बात क्लैरिफाई करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो अगर कोई इंसान प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर गवर्नर है, या फिर कोई भी मिनिस्टर है यूनियन के लिए या फिर स्टेट के लिए। 5 चीज़ें बताई हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, या फिर कोई भी तरह का मिनिस्टर यूनियन या स्टेट के लिए।
तो इनको अपन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे इसमें। तो अगर कोई इंसान करेंटली ये पोस्ट होल्ड कर रहा है, जैसे अपन ने यहाँ पे भी देखा 57 में, हु होल्ड्स, जो अभी करंटली होल्ड कर रहा है, वो देखा जाए तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, बट आर्टिकल 58 के ऑफिस ऑफ के लिए अपन उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे, बस वो सब भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिर क्वालिफाई हो गए। फिर जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए उसके भी कुछ कंडीशन से फॉलो करनी रहेगी। क्या है यहाँ पे सेकंड क्लॉज में फिर से बताया है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे अपन ने मान लिया कि करेंटली मान लो कोई गवर्नर है, वो इलेक्शन कर रहे हैं इसका प्रेसिडेंट का, तो जब वो गवर्नर है तब वो इलेक्शन कर सकते हैं, बट जब वो प्रेसिडेंट बन गए तब उनको ये गवर्नर वाली पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, या फिर मान लिया जाएगा कि उनने ऑटोमेटिकली छोड़ दी है, क्योंकि उसके दौरान भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकते। फिर क्या पहला क्लॉज क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, इधर हाउस लिखा है मतलब लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी मेंबर नहीं हो सकता, या फिर किसी भी लेजिस्लेचर स्टेट के किसी भी लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं हो सकता। स्टेट के लेजिस्लेचर में भी दो होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और कुछ स्टेट्स में है, बहुत कम स्टेट्स हैं, 4-5 होंगे, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर नहीं हो सकता और काउंसिल का भी मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर वो इलेक्शन के टाइम थे और बाद उसके बाद इलेक्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे मान लिया जाएगा कि उनने सीट तुरंत के तुरंत छोड़ दी है, वो जिस भी हाउस में थे, ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट को क्या सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस क्या क्या मिलेंगे, ये सब सेकंड शेड्यूल में लिखा है ना, और पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन भी कर सकता है। और उनको रेंट का नहीं, बिना रेंट के, विदाउट रेंट के ऑफिशियल रेसिडेंस भी मिलता है, और बाकी के जो भी हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है लॉ बना के, और बाकी सब कुछ सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। फिर इनको मिल रहा है, और इनको डिटरमाइन क्या क्या मिलेगा, अलाउंसेस सब पार्लियामेंट डिफाइन कर रहा है, बट जो उनका पीरियड चल रहा होगा, ये 5 साल का उनका टेन्योर है मान लो किसी भी प्रेसिडेंट का, तो इसके दौरान कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा क्लॉज 4 में बोला है कि एम्बुलेमेंट्स और अलाउंसेस जो भी प्रेसिडेंट को मिलेंगे शैल नॉट बी डिमिनिश्ड, मतलब कम नहीं कर सकते, बढ़ा ज़रूर सकते हैं, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो इस दौरान उसको बढ़ा सकते हैं, ये अलाउड है, कम नहीं कर सकते। और अगर मान लो कम भी कर दिया किसी रीज़न से, तो ये जो इफेक्ट आएगा वो अगले टेन्योर से, अगला जिसका भी प्रेसिडेंट का टेन्योर होगा तब से लागू होगा, क्योंकि उस दौरान नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आते हैं अपन ओथ और अफर्मेशन से। ओथ किसको मिलेगी, एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, ये भी है, ये भी इनमें इंक्लूडेड है। जैसे अगर वाइस किसी भी रीज़न से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की ड्यूटी करनी पड़ रही है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो उनको भी ओथ लेनी पड़ेगी। या फिर कोई भी इंसान जो डिस्चार्ज कर रहा है फंक्शंस प्रेसिडेंट के, वो ऑफिस में एंटर करने से पहले मेक और सब्सक्राइब करेगा चीफ जस्टिस के अंडर, या तो चीफ जस्टिस के अंदर करेगा, है ना, चीफ जस्टिस के अंडर करेगा, या फिर अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का। फिर यहाँ पे पूरा बताया है कि क्या ओथ होगी, इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स देखे जा सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस को प्रेसिडेंट के, फिर प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेंगे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। यही नहीं करेंगे तो उनका, अपन ने देखा था इम्पीचमेंट का ग्राउंड बनता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 61 में भी दिया है, ये एक सिंगुलर ग्राउंड है जिसमें इनको इम्पीच किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी करेंगे और लॉ का भी करेंगे, और वो खुद को पूरी तरह से डिवोट कर देंगे सर्विस और वेलबींग के, किसके, पीपल ऑफ इंडिया के लिए। ये उनकी ओथ होती है और कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। सॉरी, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर ये दिया जाता है ओथ को। ठीक, फिर अपन देखते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे होगा। मान लो उन्होंने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया किसी भी तरह से, तो इनका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे है कि
जो उनका चार्ज लाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी चालू किया जा सकता है और राज्यसभा में भी चालू किया जा सकता है। पर ये चार्ज लाने से पहले एक छोटा सा काम इनको करना रहेगा। क्या? कि जो टोटल मेंबरशिप है जिस भी हाउस में आ रहा है, मान लो लोकसभा में स्टार्ट होना है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो सबसे पहले क्या करना है, 1/4 जो टोटल मेंबरशिप है, 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप, वो एक प्रपोजल साइन करेगी, प्रपोजल साइन करेगी कि हमको लगता है कि वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एटलीस्ट 1/4 में साइन कर दिया। उसके बाद एक नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट को, जिस 14 डेज का मिनिमम नोटिस मिलेगा, 14 डेज नोटिस इसको प्रेसिडेंट को मिलेगा, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, बचा पाए। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होगा, फिर एक रेजोल्यूशन आएगा उनके सामने, जिस भी हाउस के सामने, जैसे अपन ने इसमें लोकसभा माना है, तो लोकसभा में फिर पेश होगा पूरा रेजोल्यूशन जो 1/4 यहाँ पे साइन हुआ था। इसके लिए फिर इसको पास करने के लिए एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, ये जब हो जाएगा, 2/3 मेंबरशिप जब मिल जाएगी, तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा, है ना। फिर ये चार्ज जो है वो दूसरे हाउस में जाएगा, जो दूसरा हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है। लोकसभा से चालू हुआ था तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए चला जाएगा। अगर ये राज्यसभा में चालू हुआ होता तो यहाँ पे ये लोकसभा के पास जाता। फिर दूसरा हाउस क्या करेगा, दूसरा हाउस इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये जो चार्ज बना है इसका कोई ग्राउंड है भी कि नहीं, ये सही है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि चार्ज वैलिड है और 2/3 मेंबरशिप को, 2/3 मेजोरिटी को फिर से लगता है कि ये चार्ज जो है वो वैलिड है, तो प्रेसिडेंट का जो रेजोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, चार्ज प्रूव मान लिया जाएगा वहाँ पे, चार्ज को प्रूव मान लिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि रिमूविंग द प्रेसिडेंट का इफेक्ट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, किस डेट से, जिस डेट से ये रेजोल्यूशन पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, उसी डेट से। बट इसमें एक कैच है कि अपन देख रहे हैं कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके काम कर रही है इनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में। ठीक है, बट अपन ने जब इलेक्टोरल कॉलेज देखा था जिसमें अपन इनका इलेक्शन कर रहे थे प्रेसिडेंट का, उसमें लोकसभा, राज्यसभा तो थी, स्टेट असेंबलीज भी थी, है ना, 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दिल्ली और पुडुचेरी की। तो ये सब पार्टिसिपेट करके इनका इलेक्शन करवा रहे थे, पर इम्पीचमेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ओनली, है ना। एक हल्का सा डिफरेंस भी है इलेक्टोरल कॉलेज के बीच में और इम्पीचमेंट प्रोसेस के बीच में भी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 62 पे। फिर टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है कि जो उनके नॉर्मल टर्म से पहले ख़त्म हो जाने वाली वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि 5 साल का उनका नॉर्मल टर्म होता है, उसके पहले अगर वैकेंसी हो गई तो क्या सीन होगा। An election to fill a vacancy caused by expiration of the term of president shall be completed before the expiration of the term। तो यहाँ पे जनरल है कि अगर उनने फुल टर्म अपना कंप्लीट किया है 5 साल का, तो उसके लिए बता रहा है कि उनका टर्म कंप्लीट होने से पहले दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर कोई अनफोर्सीन वैकेंसी आ जाती है तो उसके लिए क्लॉज 2 डिक्लेयर करता है। किस किस तरह की बात करता है कि मान लो कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या उनने रिज़ाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट को देके,
या उनका रिमूवल हो गया आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट के ग्राउंड पे, या फिर अदरवाइज कोई दूसरा रीज़न है, मतलब मान लो कोई इलनेस हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे परमानेंट लेवल पे, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? जल्द से जल्द करना है, एज सून एज पॉसिबल, बट मैक्सिमम पीरियड है कि 6 महीने के अंदर अंदर करना है, नो केस लेटर देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर जब वैकेंसी बन जाएगी, वैकेंसी बन गई, फिर जो प्रेसिडेंट इसके अंदर जो भी इलेक्ट होगा, अगर आर्टिकल 56 के जो भी प्रोविजंस है वो फुलफिल हो जाएंगे। आर्टिकल 56 में अपन ने क्या देखा था? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, हाँ हाँ, टर्म्स ऑफ देखा था, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट देखा था अपन ने। फिर इनको ध्यान में रखते हुए, आर्टिकल 56 को ध्यान में रखते हुए, जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको भी फुल 5 इयर्स मिलेंगे। तो अपन यहाँ पे आर्टिकल 56 को क्यों ध्यान में रख रहे हैं अगर नए वाले को 5 साल देना है तो? क्योंकि आर्टिकल 56 में अपन ने देखा था कि नॉर्मल टर्म तो अपना है 5 साल का, बट उसके पहले भी कुछ कुछ ग्राउंड्स में ख़त्म हो सकता है, क्या कि वो रिज़ाइन कर दे और उनका इम्पीचमेंट हो जाए, है ना? तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो भी इनसे बाउंडेड होगा ही, इसलिए यहाँ पे अपन ने सब्जेक्ट टू 56 लिखा हुआ है साथ में 62 में। ठीक है ना? फिर ये भी हो गया। पर देखो यहाँ पे अपन ने 52 में पढ़ा था कि पूरे टाइम एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, जैसे परमानेंट पोस्ट होती है वहाँ पे पूरे टाइम कोई ना कोई प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया अगर कोई अननेचुरल अनफोर्सिंग वैकेंसी आ गई तो आपको 6 महीने का टाइम है प्रेसिडेंट अपॉइंट करें। तो उस पीरियड के बीच में जब पुराने वाले का मान लो डेथ हो गई और नया वाला इलेक्ट हो, उसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना? तो तब तक क्या होगा? तब तक का कवर करने के लिए अपन जाएंगे आर्टिकल 65 में, जहाँ पे कैजुअल वैकेंसीज की बात करी गई है। इसमें क्या बोला है? कोई भी इवेंट अकर होता है जैसे कि डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या अदरवाइज, जो 63 में मेंशन है वही सब चीज़ें यहाँ पे फिर से मेंशन है। 63 सॉरी 62 आई थिंक, हाँ 62 में जो भी मेंशन है वो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? तब तक के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट अंटिल द डेट ऑन विच अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा उतने टाइम पीरियड के लिए, और एट मैक्स 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर उनको नया इलेक्शन कराना है प्रेसिडेंट को। ठीक है। फिर अगर प्रेसिडेंट किसी टेम्पररी, ये तो परमानेंट लेवल पे हो गया ये वाला, टेम्पररी वैकेंसी हो गई है उनकी अर्ली में, अगर कोई नहीं सॉरी टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, ये टेम्पररी लेवल पे कि कुछ दिनों के लिए वो कुछ एक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं, कोई भी रीज़न है, एब्सेंस, इलनेस और अदर कॉज, तो तब प्रेसिडेंट, तब वाइस प्रेसिडेंट तब तक उनकी जगह पर एक्ट करेगा जब तक प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर लेते। तो ये टेम्पररी लेवल पे हो गया। फिर क्या है? क्लॉज 3 में क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट शैल ड्यूरिंग एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड वाइल ही इज सो एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हैव ऑल द पावर्स एंड इम्यूनिटीज। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा उसके पास सारी पावर्स और इम्यूनिटीज जो भी प्रेसिडेंट के पास होती है वो उसके अंदर आ जाएंगी, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। और जो भी उनको अलाउंस प्रिविलेजेस सब मिलते हैं वो सब कुछ भी प्रेसिडेंट को मिलने लगेगा। तो बेसिकली अपन उनको एज प्रेसिडेंट ही ट्रीट करेंगे, भले ही वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट क्यों ना हो। ठीक है ना? अब इसमें अपन एक एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं कि मान लो प्रेसिडेंट है, उनके अपन ने रिप्लेसमेंट की बात कर ली कि कोई भी रीज़न से वो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहे, अपन मानते हैं उनकी डेथ हो गई है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे उनकी जगह पे। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनके साथ भी कुछ हो गया, मान लो इनने रिज़ाइन कर दिया, फिर क्या होगा? फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिखा नहीं है ना? इससे में क्या होगा, कोई बताएगा? सीजेआई आएंगे ठीक है, पर कहाँ लिखा है ऐसा, बताएगा? चलो देखते हैं। इसके लिए अपन आते हैं आर्टिकल 70 के अंदर।
डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, मतलब जो जो मेंशन नहीं है उसके अलावा अगर कुछ हो जाता है, पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन, पार्लियामेंट बनाएगा ऐसे प्रोविजन एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। तो अगर इस चैप्टर में कुछ ऐसा है जो नहीं दिया है तो उसके लिए पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बना लेगा। तो ये जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट मान लो डेथ हो गई या वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, तो ये सब इसमें नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके लिए आर्टिकल 70 के अंदर पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट। ये है 1969 का, बड़ा छोटा सा प्यारा सा एक्ट है, 3 सेक्शंस है इसमें मात्र, और इसके थर्ड के सेक्शन के क्लॉज 3 में ही है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वाइस प्रेसिडेंट के बाद सीजीआई, और अगर सीजीआई नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हायरार्की दी हुई है, और इस वाले एक्ट के अंदर ये आता है आर्टिकल 70 के थ्रू आता है ये अपने अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर अपन ने देख लिया प्रेसिडेंट का, अपन ने देख लिया कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, इम्पीचमेंट होगा कैसे होगा, वो सब देख लिया। अब अपन देखते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या रहेंगी। इनकी पावर्स बहुत होती हैं, हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं तो उनकी पावर्स भी होती हैं बहुत सारी। तो अब आते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अभी अपन ऊपर ऊपर से सारी पावर्स देख लेते हैं, क्योंकि जब अपन इन डेप्थ जाएंगे सारे टॉपिक्स में तब अपन उनको बाकी में साथ साथ पढ़ते जाएंगे, अपन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक, तो मेनली 4 तरह की पावर्स होती हैं इनके प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, और एक लास्ट होती है जुडिशियल। ये 4 तरह की ब्रॉड पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव से तो सबसे पहले है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव का काम होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कौन बताता है? ये अपना आर्टिकल 77 बताता है। एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट माने जाएंगे। फिर क्या है, फिर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, तरह तरह के अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल सब इनके नाम पे होता है। किन किन का? फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ। पीएम ऑफ इंडिया आर्टिकल 75 के अंदर उनका इलेक्शन अपॉइंटमेंट यही करते हैं। प्रेसिडेंट जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी आर्टिकल 75 के अंदर प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट पोस्ट होती है लॉ की इंडिया में, तो उसको आर्टिकल 76 के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनको भी प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 148 के अंदर अपॉइंट। फिर जो हर स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स को भी यही करते हैं, इनका आता है आर्टिकल 155 के अंदर। फिर जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के 124 में होता है और हाई कोर्ट का 217 में होता है।
फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर कमिश्नर्स, उनका भी होता है 324 में, प्रेसिडेंट द्वारा होता है। फाइनेंस कमीशन बनती है, वो आर्टिकल 280 में बनती है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल होती है, एक स्टेट्स के बीच में समझौता कराने के लिए। हाई कोर्ट इज 214, मैंने क्या लिखा है 217, एक सेकेंड, अपॉइंटमेंट 217, नहीं अपॉइंटमेंट 217 में होता है, चेक कर लेना। 214 में डिक्लेरेशन है कि हाई कोर्ट्स होने चाहिए हर स्टेट में। इंटर स्टेट काउंसिल बनती है, ये 263 में बनती है। और ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बताने के लिए, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है प्रेसिडेंट की। फिर आते हैं अपन लेजिस्लेटिव पावर्स पे। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाने का, है ना। तो इसमें 2-3 आर्टिकल्स हैं। पहला है आर्टिकल अपना 85, जिसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, जो पार्लियामेंट्स के जो हाउसेज हैं उनको समन करने की भी पावर होती है, और डिसॉल्व करने की भी, मतलब पूरी तरह से ख़त्म करने की भी हाउस को। और प्रोरोग, यानी प्रोरोग होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, मतलब अभी आपकी बैठक बंद करते हैं, बाद में फिर से आएंगे। पर डिसॉल्व होता है कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और नए इलेक्शन होंगे। पर डिसॉल्व जो है वो सिर्फ डिसॉल्व जो होता है वो सिर्फ लोकसभा का होता है। राज्यसभा एक परमानेंट होती है, परमानेंट हाउस होता है। इनका डिसॉल्व नहीं हो सकता, इनका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये डिसॉल्व हो सकता है। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दे कि सही नहीं है अब हमको, क्योंकि प्रेसिडेंट सारे काम उनके एडवाइस पे करते हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही है, मतलब मेजॉरिटी ही नहीं बन पा रही किसी एक सिंगल पार्टी की, तो भी डिसॉल्व किया जा सकता है। जिसका एक फ्लोर टेस्ट भी किया जाता है, उसको बेसिस पे भी डिसॉल्व किया जा सकता है लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा का टेन्योर जनरली 5 साल का होता है, उससे पहले डिसॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा तो अपनी परमानेंट हाउस है, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, पर इसका टेन्योर जो होता है वो 6 साल का होता है। तो परमानेंट हाउस है तो टेन्योर 6 साल का कैसे, इसका क्या सीन है। इसमें क्या होता है, जो इसमें 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स जो होते हैं, वो एवरी 2 ईयर्स रिटायर होते हैं। तो इससे हर 2 साल में 1/3 नए नए मेंबर्स आते हैं, और 6-6 साल का इससे वो बन जाता है उनका। 6 साल में एक पूरा नया ग्रुप आ जाता है राज्यसभा के अंदर। फिर ये एक पावर हो गई समन, प्रोरोग, डिसॉल्व करने की, समन करने की, डिसॉल्व करने की और प्रोरोग करने की। इस पे अपन और डिटेल में आएंगे जब अपन लेजिस्लेचर और पूरा हाउसेस पढ़ेंगे। फिर जो आर्टिकल 80 में एक और पावर आती है, इसमें क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, जिसको अपन राज्यसभा बोलते हैं, परमानेंट हाउस अपना, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट करता है। तो 12 मेंबर्स कहाँ से होंगे, वो 4 फील्ड से आते हैं मेनली, लिटरेचर, आर्ट, साइंस या फिर सोशल साइंस। इसमें इनकी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनको 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं आर्टिकल 80 के अंदर। ये उनकी एक और पावर है, ठीक है। फिर जो भी लेजिस्लेचर कोई भी बिल पास करता है दोनों हाउसेस से, तो वो बिल एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन ना कर दे। तो वो साइन के लिए अपना आर्टिकल 111 होता है, 111। इसमें या तो साइन कर दें तो वो एक्ट बन जाएगा तुरंत के तुरंत। यहाँ पे उनके पास एक्चुअली 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो असेंट दे सकते हैं, गिव इज असेंट, या फिर वो असेंट को रोक के रख सकते हैं, विथ होल्ड असेंट, या फिर एक थर्ड ऑप्शन होता है उनके पास रिटर्न करने का, कि या तो वो वो अपना ओपिनियन बताए कि मेरे को ये सही नहीं लग रहा है वगैरह, और
उसको वापस कर दे हाउसेस के पास जिनको वो लोग रिकन्सिडर करेंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि बिल जो है उनको वापस दिया जा रहा है हाउसेस को, वो रिकन्सिडर करें या ना करें वो इररेलेवेंट है पूरी तरह से। अगर उनने रिटर्न कर दिया हाउसेस को और हाउसेस ने उनको वापस भेज दिया बिल को, रिकन्सिडर किया नहीं किया पूरा इररेलेवेंट है। ठीक है। यहाँ पे इस केस में जैसे ही वापस किया, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड हो जाएगा अपना असेंट देने के लिए। ठीक है। और ये जो रिटर्न वाला सीन है ये हर बिल पे लगता है एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। मनी बिल इसका एक एक्सेप्शन होता है, मनी बिल भी अपन आगे करेंगे, मनी बिल इसका एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है। फिर ये एक और पावर हो गई असेंट देने की बिल्स पे। फिर फोर्थ पावर एक और क्या होती है, जब दोनों हाउसेस आपस में अग्री नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, कोई बिल है कुछ पास नहीं कर पा रहे कोई फॉर एनी रीजन, तो आर्टिकल 108 में एक और पावर होती है इनके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। आर्टिकल 108 में वो क्या है, जॉइंट सिटिंग की। लोकसभा राज्यसभा अलग अलग हाउसेज हैं, बट अगर उनके बीच में कोई डेडलॉक है, मतलब वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी बिल के रिगार्डिंग, तो उनकी वो जॉइंट सिटिंग करा देंगे कि आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लो। ठीक है। पर जैसे अपन ने देखा कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि वो रिटर्न करने में एक एक्सेप्शन है, मनी बिल, सेम एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। मनी बिल के केसेस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। इनके साथ साथ एक और केस है जहाँ पे जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया हुआ है अगर कोई, तो उनमें अगर डिसएग्रीमेंट है तो उस केस में भी जॉइंट सेटिंग नहीं होती। उनका प्रोसीजर क्या है वो अपन आगे डिटेल में करेंगे। फिर आता है अपनी नेक्स्ट पावर आती है, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर आती है, मतलब हाँ वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट पावर होगी, जो कि होगी ऑर्डिनेंसेस की पावर। ये होते हैं आर्टिकल 213 में, सॉरी 123 में, आर्टिकल 123 में। ठीक है। आर्टिकल 213 में गवर्नर की पावर होती है ऑर्डिनेंसेस की, और वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। तो जहाँ जो अपन यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं ना प्रेसिडेंट का, मोर और लेस वहाँ पे गवर्नर के लिए भी ऑलमोस्ट सब कुछ लग जाएगा। जो भी डिफरेंसेस होंगे वो अपन आगे चल के देखेंगे। ठीक है। ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डिनेंसेस जैसे जनरली नॉर्मल टाइम्स पे लेजिस्लेचर के पास होती है लॉ बनाने की पावर, और प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मतलब वो एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। बट एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, जो अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनमें प्रेसिडेंट के पास भी लेजिस्लेटिव पावर आ सकती है कि वो भी लॉ मेकिंग कर सकते हैं। ये एक एक्सट्रीम पावर इनको दी गई है यहाँ पे आर्टिकल 123 के अंदर और गवर्नर की 213 के अंदर। ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे वो कब कब बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा जनरली तो हाउसेस बनाएंगे, तो यहाँ पे वो तब बना सकते हैं या फिर जब ईदर बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन, जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है, या फिर एनी वन हाउस। क्योंकि जो भी बिल होता है अगर वो दोनों साइड्स दोनों हाउसेस से पास नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता। तो अगर कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं है, नॉट इन सेशन, नॉट इन सेशन, ठीक है, इनमें से एक होना चाहिए। और सेकंड, एक अनफोर्सीन या फिर एक अर्जेंट मैटर होना चाहिए कि आप, क्योंकि जो समन करने की पावर है हाउसेस की वो भी प्रेसिडेंट के पास है, बट इतना अर्जेंट मैटर है कि अपन वेट ही नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट आके बैठे वो पूरा कंसिडर करे, तो आपको तब तक के लिए कोई लॉ बनाना ज़रूरी है। तो उन केसेस में आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई एक कंसिडरेशन हो गया प्लस ये वाला हो गया। अगर दोनों हाउसेस सेशन में है तब आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं तो वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। और जो फिर ऑर्डिनेंस पास कर दिया, बस इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका सेम इफेक्ट होगा एज इफ डीम्ड मान लेंगे कि पार्लियामेंट ने बैठ के खुद पास किया है, उसका सेम टू सेम इफेक्ट होगा, है ना। पर जो कि ये इमरजेंसी के लिए बनाया था, अनफोर्सीन अर्जेंट मैटर्स के लिए बनाया था। फिर जब पार्लियामेंट फिर जब भी बैठेगा आगे चल के कभी भी,
तो ऑर्डिनेंस को इनके सामने पेश किया जाएगा कि आप चेक करो आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। तो जो ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट के फिर से बैठने के बाद, अपन इसको रीअसेंबली बोलेंगे, पार्लियामेंट जब फिर से असेंबल होगा, रीअसेंबल होगा, जिस डेट से वो रीअसेंबल होगा उसके बाद से 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस इफेक्ट में रहेगा। अगर इस ड्यूरेशन में, ये जो 6 वीक्स का ड्यूरेशन है, यहाँ तक पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया उस ऑर्डिनेंस पे, तो वो इस पॉइंट के बाद आके अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आके वो ख़त्म हो जाएगा। पर उससे पहले मान लो यहाँ पे जाके पार्लियामेंट ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। वरना 6 हफ्ते के बाद तो अपने आप हो ही जाएगा। पार्लियामेंट या तो डिसअप्रूव कर सकती है या फिर उसको अप्रूव कर देगी। अप्रूव कर देगी तो प्रॉपर लॉ बन जाएगा, तो ऑर्डिनेंस से पास होकर वो एक्ट में तब्दील हो जाएगा, है ना। पर ये ध्यान रखना, जो 6 वीक्स है वो ऑर्डिनेंस की डेट से नहीं देखा जाता, वो रीअसेंबली की डेट से देखा जाता है। फिर कुछ कुछ बुक्स में कहीं पे आपने सुना होगा कि ऑर्डिनेंस जो है 6 महीने तक भी लगा रह सकता है, एट मैक्स, एकदम मैक्सिमम लेवल पे 6 महीने तक लगा रख सकता है। तो उसका क्या सीन है? उसका ये सीन है कि जो पार्लियामेंट की असेंबली बैठती है उसमें एट मैक्स 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये अपन को आर्टिकल 80 में मिलेगा शायद, नहीं सॉरी 80 में नहीं, एट्टी फाइव में मिलेगा। 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its next session। तो कोई भी पार्लियामेंट के बीच में, कोई भी एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। और ये जो 6 वीक्स का टाइमर चालू होता है ऑर्डिनेंस के एक्टिव रहने का, वो चालू होता है रीअसेंबली की डेट से। तो एट मैक्स देखा जाए तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक तक मैक्स टू मैक्स ऑर्डिनेंस एक्टिव रह सकता है। बट आर्टिकल 123 में सिर्फ 6 वीक का मेंशन है, और ये 6 मंथ वाला मेंशन है ये आर्टिकल 85 के अंदर है। तो अपन इनको दोनों को रीड कर, साथ में रीड कर एट मैक्स 85 का कर सकते हैं, 6 मंथ प्लस 6 वीक का कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज़ इसमें कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट भी सेम होगा कि पार्लियामेंट जैसा लॉ बनाएगी वैसे ही इफेक्ट होगा। बट किन किन चीज़ों पे वो बना सकते हैं ऑर्डिनेंस, किन चीज़ों पे पास हो सकता है? तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उतनी ही होगी जितनी पार्लियामेंट की होती है। जैसे पार्लियामेंट पे रोक है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। स्टेट लेजिस्लेचर में जो मेंशन्ड है वैसे वो सब चीज़ें जनरल बेसिस पे नहीं बना सकता, इमरजेंसी के बेसिस पे तो बना ही सकता है, बट और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता, है ना। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास हो रहा है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो वो भी वॉइड किया जा सकता है, मतलब वो ऐसा कोई पास नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनेंस और पार्लियामेंट को एक ही लेवल पे रखा गया एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हेलो, फिर आते हैं अपन एक केस देखते हैं ऑर्डिनेंस पे, बहुत फेमस केस है, DC वाधवा का केस है, हो गया DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑर्डिनेंस को बार बार रिप्रोमलगेट किया जा रहा था, मतलब एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, 6 हफ्ते हुए, वो ख़त्म हो गया, तो फिर से और बार बार किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 250 से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे कुछ कुछ साल के ड्यूरेशन के अंदर अंदर, है ना। यहाँ पे कोई कोशिश ही नहीं करी गई थी कि उनको असेंबली में भेजा जाए, वहाँ पे उनसे कंसिडर करवाया जाए, पास करवाया जाए। जैसे अपन ने देखा था कि 6 हफ्ते का टाइमर चालू होता है असेंबली स्टार्ट होने से, और उनको इफेक्ट देना, उनको एक्सेप्ट करना है या फिर डिसअप्रूव करना है। तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं हो रहा था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि आप बार बार किसी ऑर्डिनेंस को रिप्रमलगेट कर करके बिना किसी कोशिश के उसको पास कराने के, ये एक फ्रॉड होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उस पर फ्रॉड होगा ये। कोर्ट ने फर्दर ये भी बोला कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको दबाया जाना है, और एक कलरेबल एक्सरसाइज है पावर्स की। कलरेबल एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि आप जो काम डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको घुमा फिरा के कोई लूप होल ढूंढ करके करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन भी होती है जो अपन आगे पढ़ेंगे, वैसा ही कुछ है। द कोर्ट सेड दैट द ऑर्डिनेंसेस सो रिप्रमलगेटेड आर लायबल टू बी स्ट्रक डाउन। इनको वॉइड डिक्लेयर करना जरूरी है, इनको बंद करना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट असर्व द फंक्शन असाइन टू द लेजिस्लेचर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आता है, ये गवर्नर पे केस था ये वाला। गवर्नर्स के बारे भी सेम पावर्स होती है 213 के अंदर। तो ये गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो ये लोग जो लेजिस्लेटिव के फंक्शन में नहीं घुस सकते, है ना, ऐसा कोर्ट ने बोला था। तो अपन ने यहाँ पे भी देखा कि बहुत अर्जेंट मैटर है और जो अनफोर्सिन है, जो देखे नहीं जा सकते थे, तो उन सब केसेस में ही आप ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हो। ठीक है, अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पावर पे। दो लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पे डन हो गया अपना। थर्ड है अपना फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्या है? जैसे अपन ने एक्सेप्शन देखा कि मनी विल के केसेस में वो अपना विथहोल्ड नहीं कर सकता एसेंट, उसका रीज़न है यहाँ पे। उसका रीज़न अपन देखते हैं आर्टिकल 117 में, जिसमें बोला गया है कि जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करेंगे पार्लियामेंट की तरफ। तो वो फ्लो कर रहा है प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट की तरफ, तो इसमें उनकी वापस से कंसिडरेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली आप डायरेक्ट पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास कर चालू कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं मनी बिल को। ये एक पावर होती है आर्टिकल 117 के अंदर। फिर हर साल के स्टार्ट में एक फाइनेंशियल बजट पेश किया जाता है, इसको अपन एनुअल फाइनेंशियल बजट बोलते हैं। इसमें लिखा रहता है कि क्या क्या खर्चे होंगे, देश को क्या क्या खर्चे करने पड़ सकते हैं, वो सब वगैरह चीज़ें, जिसको अपन कॉमन भाषा में बजट बोलते हैं हर साल, है ना। फिर इसमें क्या क्या रहता है? इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं। इसमें दो तरह के फंड्स होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिंजेंसी फंड। इसका यह सीन है, यहाँ पे बजट जो होता है उसमें पूरा बताया जाता है कि इतने हमको एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली लग सकते हैं इस साल के लिए, और बाकी चीज़ें सब बताई जाती हैं, है ना। पूरा प्लान आउट होता है एक साल का। तो यहाँ पे दो फंड्स होते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें सारा इनकम जाता है, नॉर्मल इनकम के सोर्सेज होते हैं, जैसे टैक्सेस होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस जो भी होते हैं, और जो भी अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है ना। और कंटिजेंसी फंड में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा डाला जाता है, वो पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। तो जो भी खर्चे होते हैं कंसोलिडेट इंडिया में, जो भी नॉर्मल लेवल पे खर्चे होंगे जो प्रिडिक्टेबल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरीज हैं, अलग अलग लोगों की सैलरीज है, जजेस की हैं, मिनिस्टर्स की हैं, और भी सब सैलरीज हैं, वो सब कंसोलिडेटेड फंड से जाती हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, सब कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा, क्योंकि ये सब प्लान्ड खर्चे होते हैं। पर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई जहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे कि आपका ये अनफोर्सिन खर्चा आने लगा, तो वो जाएगा आपका कंटिजेंसी फंड में से पैसा। तो कंटिजेंसी फंड की जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। कंसोलिडेटेड फंड का मेंशन है अपना आर्टिकल, मतलब बताया गया इसके बारे में 266 में, और कंटिजेंसी फंड को 267 में बताया। इसको अपन बाद में एक और बात देख लेंगे थोड़ा सा। फिर क्या है, फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, और दूसरी फाइनेंशियल पावर में आ जाती है, एक फाइनेंस कमीशन बिठाते हैं, ताकि इसमें क्या होता है, हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बिठाया जाता है, एवरी 5 ईयर्स। तो ये फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को अलग अलग मैटर्स पे। फिर कोई भी मैटर्स हो सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स होते हैं, स्टेट के, पूरे इंडिया के और स्टेट्स के भी मिला के। तो फिर ये जो रिकमेंडेशन मिलती है प्रेसिडेंट को, ये पार्लियामेंट के सामने पेश करना होता है प्रेसिडेंट को, और इसके साथ साथ प्लस उनको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम देना पड़ता है। इसमें वो बताते हैं कि ये जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इनको लागू करने के लिए उनने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्यों नहीं लिए, रीजनिंग वगैरह सब, और ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने देना पड़ता है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो गाइस, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये सब एक्सपेंडिचर जाएगा। अलाउंसेस वगैरह प्रेसिडेंट के लिए, चेयरमैन होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, कोई भी अगर डेट चार्ज है, कोई भी लोन की तरफ कोई भी खर्चा है, वो सब इसमें से जाएगा। जो अलग अलग तरह की सैलरीज अलाउंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जजेस के लिए, अलग अलग तरह के सैलरी, ऑडिटर जनरल की सैलरी, ये सब कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा। ये दिया अपन को 112 के अंदर। ये अपन अभी और डिटेल में बाद में अपन आगे करेंगे। ठीक है, तो अपना एक आखिरी पावर बची थी प्रेसिडेंट की, फोर्थ पावर जो है जुडिशल पावर। जुडिशल पावर में क्या क्या आता है? पहले तो आर्टिकल 143 देखते हैं। 143 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कोई भी क्वेश्चन जो उनको लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन उनको लग रहा है जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, पब्लिक इम्पोर्टेंस है ना, किसी ऐसे नेचर का जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है। ये क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, फैक्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है या फिर लॉ का भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को वो रेफ़र कर सकते हैं अपने प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट अपनी हाईएस्ट जुडिशल बॉडी होती है, तो उनका ओपिनियन मायने रखता है इन सब मैटर्स में, है ना। तो उनके पास भेज सकते हैं कि आप हमको अपना ओपिनियन दें। बट ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो बाउंड नहीं होगा अपना ओपिनियन देने के लिए। उनका खुद का डिस्क्रेशन रहेगा कि उनको अगर लग रहा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उनको इंटरफेयर करना चाहिए, अपना ओपिनियन देना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देगी, नहीं तो नहीं देगी। पर प्रेसिडेंट के साहब के पास पावर आती है आर्टिकल 143 के अंदर कि वो रेफ़र कर सकते हैं। तभी अपन कुछ केसेस देखते हैं जिसमें RE करके फिर लिखा रहता है, जैसे बेरूबारी का केस था, तो इन केसेस को रेफ़र किया गया होता है, इसलिए यहाँ पे RE लिखा रहता है। आर्टिकल 143 में पावर आती है। फिर दूसरी और क्या जुडिशियल पावर है, जो एक बहुत बड़ी पावर होती है आर्टिकल 72 के अंदर, इसको पार्डनिंग पावर बोलते हैं। पार्डनिंग पावर मतलब माफ़ कर देना। इसमें बहुत तरह तरह के वो इन्वॉल्व होते हैं चीज़ें, तो अपन देख लेते हैं एक बार फट से इसको। देखो, बहुत तरह तरह की पावर्स है। क्या क्या है पार्डन करने की? प्रेसिडेंट के पास पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन दे सकते हैं। किसका? पनिशमेंट का। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पनिशमेंट का अलग लिखा है, और सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। किसको? सेंटेंस को। पनिशमेंट में और सेंटेंस में फ़र्क होता है। यहाँ पे ये जो 5 तरह की चीज़ें दी गई हैं ऊपर में, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ये पनिशमेंट का होगा, है ना। और जो सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट होगा वो सेंटेंस का होगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? पहले अपन ये सारे वर्ड्स को समझते हैं क्या क्या है, इनका क्या क्या मतलब होता है। पहला वर्ड है अपना पार्डन। पार्डन का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देना, मतलब पूरी तरह से माफ़ कर देना, कुछ भी नहीं बचेगा उसको। ठीक है, जो भी उनको पनिशमेंट मिली होगी अक्यूज्ड को, उसको पूरी तरह से उससे बाइज्जत बरी कर देना एक तरह से। एक हो गया। सेकंड होता है रिप्राइव। रिप्राइव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे पनिशमेंट को। ये जनरली डेथ सेंटेंस के लिए होता है। तो इसमें जो डेथ सेंटेंस मिली है किसी भी अक्यूज्ड को, उसको टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड कर देंगे, उसको रिप्राइव बोलते हैं। फिर एक आता है अपना थर्ड, रिस्पाइट। इसमें क्या होता है? इसमें जो पनिशमेंट मिली होती है उसको कम किया जाता है, तो इसमें लेसर पनिशमेंट दी जाती है, कर दी जाती है चेंज करके। पर ये क्यों दी जाती है लेसर पनिशमेंट? ये कोई स्पेशल ग्राउंड पे मिलती है। जैसे मान लो किसी महिला को डेथ सेंटेंस मिली
और वो प्रेग्नेंट निकली, तो उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको कम करके लाइफ इम्प्रिजन में बदल देंगे इस स्पेशल ग्राउंड पे, तो उसको अपन रेस्पाइट बोलते हैं। फिर एक होता है अपना फोर्थ, जो होता है रेमिशन। रेमिशन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को रिड्यूस करने को बोलते हैं। सेंटेंस रिड्यूस करना, किस तरह से रिड्यूस करना? इसमें विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, दो तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है, एक रिगरस होती है ना, और एक सिंपल होती है। रिगरस में आपको काम करवाया जाता है इम्प्रिजनमेंट के अंदर, तो अगर आपको रिमिशन मिल रहा है तो आप उसमें आपकी सेंटेंस जो है कम कर दी जाएगी, बट उसमें जो इम्प्रिजन सेंटेंस का नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो चेंज नहीं होगा। तो मान लो आपको रिगरस इम्प्रिजन मिली है, तो रिगरस में ही अगर आपको पहले 10 साल की मिली थी, उसको कम करके मान लो 5 साल की कर दिया और उसको रिगरस ही रखा, तो उसको अपन रेमिशन बोलेंगे। ठीक है। बट अगर आपको रिगरस में मिली थी पनिशमेंट और उसको कन्वर्ट करके सिंपल कर दिया गया है, इसको अपन बोलते हैं कम्यूटेशन। इसमें लेसर पनिशमेंट जो कैरेक्टर होता है पनिशमेंट का, वही चेंज कर दिया जाता है, जो हीनियस लेवल के उसको कम कर दिया गया है। जैसे डेथ से लाइफ में आ गए, लाइफ से कोई नंबर की कोई इम्प्रिजनमेंट में आ गए, वैसा कुछ। इम्प्रिजनमेंट था तो सिर्फ फाइन कर दिए, तो वो सब कम्यूटेशन में इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा, एक और चीज़ की पनिशमेंट में 4 चीज़ें दे सकता है। एक सेकंड, यहाँ 5 लिखा था ना, हाँ यहाँ पे 4 होंगी, ऊपर 4 चीज़ें पनिशमेंट के साथ, और सेंटेंस में 3 चीज़ें। पनिशमेंट में कम कर सकते हैं या फिर सेंटेंस में कम कर सकते हैं, तो फ़र्क क्या है? मोर और लेस तो सेम ही होते हैं, बट देखो फ़र्क ये होता है कि सेंटेंस एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होता है, इसमें पूरा बताया जाता है कि आपको क्या पनिशमेंट मिलनी है ना, ये ऑन पेपर होता है, और उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा उसको अपन पनिशमेंट बोलते हैं। जब यही सेंटेंस को अप्लाई कर दिया जाएगा उसको अपन पनिशमेंट बोलते हैं, है ना। तो अगर आपको पनिशमेंट में कोई चेंज करना है तो वो सेंटेंस के बाद ही हो सकता है, या तो पनिशमेंट चालू होने वाली है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। पर अगर आपको सेंटेंस में अगर कोई चेंजेस लाते हैं आप, तो वो पास होने के बाद हो सकती है या फिर उससे पहले भी हो सकती है, सेंटेंस पास होने से पहले भी। सेंटेंस में आप क्या क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं सेंटेंस को, रेमिट कर सकते हैं, फिर कम्यूट कर सकते हैं। तो जो भी सज़ा मिली है उसको एक लेवल कम कर देना, और ये बाकी के मैंने बता दी पनिशमेंट के, है ना। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 72 के अंदर। ये थी प्रेसिडेंट की पावर, है ना, ये सब करने की, पार्डन करने की अलग अलग तरह से। बट ऐसी सिमिलर पावर आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास भी होती है, वो भी यही सब चीज़ें कर सकते हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या है, प्रेसिडेंट की पावर में और गवर्नर की पावर में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ग्रांट कर सकते प्रेसिडेंट। तो अगर कोई कोर्ट मार्शल में कोई भी पनिशमेंट या फिर कोई सेंटेंस पास हुआ है तो उसमें ये सब चेंजेस कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी यूनियन के लॉ के बेसिस पे कोई भी पनिशमेंट या सेंटेंस हुई है और वो ऑफेंस जो है यूनियन के लॉ से गवर्न होता है, जैसे कोई आईपीसी का लॉ है मान लो, तो उन सब में प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और अगर डेथ सेंटेंस दी गई है तो डेथ सेंटेंस के केसेस में भी प्रेसिडेंट ये सब पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ़र्क यहाँ पे दो आते हैं कि जो कोर्ट मार्शल है, अगर कोई मिलिट्री कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करी है या फिर सेंटेंस या पनिशमेंट पास करी है, तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट साहब आपको पार्डन कर सकते हैं किसी भी तरह से। और डेथ सेंटेंस में गवर्नर नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ये एक मेन डिफरेंस होता है गवर्नर गवर्नर की पावर में आर्टिकल 161 के अंदर, और प्रेसिडेंट की पावर में 72 के अंदर। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? एक तो केसेस देख लेता हूँ।
तो ये जो ये वाला ईपुरु सुधाकर वैसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में बोला था, ये जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की 72 में, गवर्नर की 161 में, ये जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट होगा कि आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पे या फिर पॉलिटिकल बेसिस पे किसी को पार्डन नहीं कर सकते, आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, इसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं आप, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। फिर केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 के केस में बोला था, द कोर्ट हेल्ड दैट व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज पार्डनिंग पावर इट वाज ओपन टू द प्रेसिडेंट टू स्क्रूटनाइज द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। एविडेंस ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी केस में कोई भी कोर्ट में जब केस चला तो जो भी एविडेंस दिए गए, एडमिट हो गए, उन पर बहस हुई, वो सब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होगा, तो वो सब भी प्रेसिडेंट चेक कर सकते हैं और वो कोई दूसरे कंक्लूजन पे भी आ सकते हैं। मतलब कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी है ना, अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया किसी भी केस में, तो जो प्रेसिडेंट है वो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड को चेक करके इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बोथ ऑन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द सेंटेंस इम्पोज्ड अपॉन हिम। तो ये भी हो सकता है कि उसको पूरी तरह से मुक्त कर दे कि वो कन्विक्ट ही नहीं है, या फिर उसको जो सेंटेंस मिल रही है उसको ही कम कर दे। अगर जब भी प्रेसिडेंट ऐसा कर रहे हैं तो वो जुडिशियल रिकॉर्ड को अमेंड नहीं कर रहे हैं या फिर मॉडिफाई या फिर उनसे ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जुडिशियल रिकॉर्ड जो भी रहेगा, मतलब जो भी कोर्ट ने हेल्ड किया था यहाँ पे कन्विक्ट मान लो, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अलग अलग पावर्स चलती हैं यहाँ पे। और जो पेटिशनर जो भी मर्सी पिटीशन फाइल कर रहा है, जो आर्टिकल 72 और 161 में अपन पार्डनिंग पावर बोलते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की, उसको अपन मर्सी पिटीशन बोलते हैं पेटिशनर की तरफ से, उसका कोई राइट नहीं होगा, शैल नॉट हैव द राइट ऑफ ओरल हियरिंग बिफोर द प्रेसिडेंट। मतलब जो पेटिशनर पेटिशन डाल रहा है मर्सी पिटीशन की, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं अपना केस खुद से प्रेजेंट करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट के सामने, है ना। और प्रेसिडेंट को अपनी कोई रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों इसको बदल रहे हैं, कि दूसरे उसमें आ रहे हैं या फिर जो जज ने होल्ड किया था वही सेम टू सेम इंटैक्ट रख रहे हैं, इसमें रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर एक रीसेंट का केस है 2014 का, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें बोला था कि जो मर्सी पिटीशन होगी उसको रिजेक्ट करने में अगर इनऑर्डिनेट डिले होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिले होगा बिना किसी रीज़न, बिना किसी वैलिड रीज़न के, किसी डेथ रो कॉन्विक्ट का, तो ये टॉर्चर कहलाएगा। और इसी बेसिस पे, सिर्फ ये डिले के बेसिस पे उसकी जो डेथ सेंटेंस है वो कम्यूट हो जाएगी। कम्यूट मतलब किसी उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा ना, बड़ी उससे पनिशमेंट से छोटी हो जाएगी, तो डेथ सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना प्रेसिडेंट की पावर्स होगी अपनी।